गुड मॉर्निंग बच्चों 11th क्लास में सामान्य हिंदी के अंतर्गत कंपलसरी हिंदी में हमारा राम नरेश त्रिपाठी जी का फतिक शीर्षक पद्य पाठ चल रहा है। और फतिक शीर्षक पद्य पाठ से अब तक हमारी 3 कक्षाएं हो चुकी हैं और तीनों में हमने कवि के बारे में और कवि के पद संख्या 1 और व्याख्या नंबर 2 को हमने अच्छी तरीके से समझा। तो दोनों व्याख्याओं के अंतर्गत अभी तक हमें यही समझ में आया कि त्रिपाठी जी प्राकृतिक सौंदर्य के कवि हैं। प्रकृति के हम कह सकते हैं एक अच्छे कवि हैं जिन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य का फतिक शीर्षक कविता में फतिक के माध्यम से अति सुंदर चित्रण किया है। चाहे इनका प्रथम पद्यांश हो, चाहे बच्चों दूसरा हो, चाहे तीसरा हो, तीनों ही पद्यांशों में फतिक जो है अपनी प्रेमिका के माध्यम से प्राकृतिक सौंदर्य या प्रकृति के प्रति अपने लगाव को, अपने प्रेम को बहुत ही सुंदर तरीके से व्यक्त कर रहा है। कभी वह सूर्यास्त की बात करता है तो कभी सूर्योदय की बात करता है, कभी चंद्र दर्शन की बात करता है तो कभी तारों की बात करता है, कभी वह सागर के किनारे की बात करता है तो कभी लहरों की बात करता है। सभी चीज़ों को देख करके, समूचे प्रकृति को, सृष्टि को, प्राकृतिक सौंदर्य को देख करके कवि फतिक के माध्यम से यही कहता है, इससे क्या बढ़कर है सुख है अनुराग भरी कल्याणी, कि है मेरी प्रेम से भरी हुई कल्याणी, है मेरी प्रिया। इस प्राकृतिक सौंदर्य से अधिक सुंदर, अधिक अच्छा सुख कहीं मिल सकता है, अर्थात कहीं भी नहीं मिल सकता है। तो कुछ ऐसे ही भाव बच्चों पद संख्या 4 में कवि व्यक्त कर रहा है। पद संख्या 4 में भी कवि ऐसे ही कुछ भाव व्यक्त कर रहा है। तो पहले हम राम नरेश त्रिपाठी जी की फतिक शीर्षक कविता का पद संख्या 4 का हर बार की तरह वाचन करेंगे, काठिन्य निवारण करेंगे क्योंकि कठिन शब्द बहुत ज़्यादा है। संस्कृत के शब्दों का प्रयोग किया गया है तो संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली है। फिर इसका भावार्थ करेंगे, फिर सप्रसंग व्याख्या समझेंगे। तो आप देखिए इसमें फतिक क्या कह रहा है। वन उपवन गिरि सानु कुंज में मेघ गरज पड़ते हैं। वन उपवन गिरि सानु कुंज में मेघ गरज पड़ते हैं। मेरा हाथ में परले होता है, नयन नीर पड़ते हैं। फड़ो लहर तट तरण तरु गिरि नभ किरण जलद पर प्यारी। लिखी हुई ये मधुर कहानी विश्व विमनो मोहनहारी। कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है ये प्रेम कहानी। जी में है अक्सर बन इसके बनू विश्व की वाणी। स्थिर प्रेम पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुख कर है। आहा, फिर देखो विस्मयादि बोधक चिन्ह। आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। आहा प्रेम का राज्य अतिशय सुंदर है। तो तीसरे पद्यांश के सही भाव इसमें देखने को मिल रहे हैं। वही प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति कवि अपने दाम्पत्य जीवन का पत्नी के प्रति, प्रिया के प्रति जो प्रेम है उससे भी बढ़कर प्रेम, अतिशय सुंदर प्रेम सौंदर्य यहाँ पर कवि जो है यहाँ पर इस पद्यांश में व्यक्त कर रहा है। तो कवि अपनी प्रेमिका को संबोधित करके प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में फतिक के माध्यम से कह रहा है। तो पहले हम का वाचन किया, काठिन्य निवारण कर लेते हैं। वन का अर्थ होता है वन या जंगल। वन का अर्थ आप सभी जानते हैं, वन या जंगल। उपवन का अर्थ होता है, वन के आगे उपसर्ग लगा हुआ है। उपवन का अर्थ होता है बाग बगीचे। गिरी शब्द का अर्थ होता है पर्वत। गिरी शब्द का अर्थ क्या होता है? पर्वत या पहाड़। सानु शब्द का अर्थ होता है समतल भूमि। सानु शब्द का अर्थ क्या होता है? पहाड़ की समतल भूमि। कुंज का अर्थ होता है बाग बगीचे। कुंज का अर्थ होता है
वृक्षों से लताओं से लदे हुए बाग बगीचे। वृक्ष और लताओं से लदे हुए जो भरे हुए बाग बगीचे होते हैं उन्हें कुंज कहा जाता है। मेघ, मेघ का अर्थ होता है बादल। मेघ का अर्थ बादल होता है। मेरा, मेरा यानी यहाँ पर मेरा सर्वनाम का प्रयोग फतिक के लिए हुआ है। किसके लिए हुआ है? फतिक के लिए हुआ है। आत्मप्रलय, आत्मप्रलय का अर्थ होता है मन में, अंतरात्मा की जो आवाज़ है, मन में अंतरात्मा में वो जो ध्वनि निकल रही है, झंझावात उत्पन्न हो रहा है। नयन, नयन का अर्थ होता है नेत्र, नीर, नयन नीर, नयन से निकलने वाला नीर अर्थात नयनों का जल। तो नयनों का जल क्या हुआ? अश्रुधारा, आंसू। क्या हुए? अश्रु या आंसू। फडो, फडो का अर्थ होता है समझ लो। किसे कह रहा है? अपनी प्रेसिका को समझने के लिए कह रहा है। लहर, लहर का अर्थ होता है सागर की लहरें। तट, तट का अर्थ होता है किनारा। तरण, तरण का अर्थ होता है बच्चों तिनका। घास फूस जो होते हैं, तिनके जो होते हैं उन्हें कहते हैं तरण, तिनका। तरु, तरु का अर्थ होता है बच्चों वृक्ष। क्या होता है? वृक्ष। गिरी, गिरी का अर्थ होता है पहाड़िया पर्वत। नभ, नभ का अर्थ होता है आकाश। किरण, किरण का अर्थ होता है सूर्य की किरणें। जलद, अब देखो बच्चों जल के पीछे द लगा हुआ है, जल के पीछे द है। जलद, तो द का अर्थ होता है देने वाला, जल को देने वाला। तो जल को कौन देता है? बादल। तो जलद का अर्थ होगा बादल। क्या अर्थ होगा? बादल। लिखी हुई ये मधुर कहानी। विश्व, विश्व का अर्थ होता है संपूर्ण संसार। विमोहनहारी, वी यानी विशेष रूप से, मोहन यानी मन को हर लेने वाली, मोह लेने वाली। कैसी, मधुर, मनोहर, मनोहर का अर्थ भी मन को मुग्ध कर लेने वाली। उज्ज्वल, उज्ज्वल का अर्थ है उज्ज्वल या पवित्र। उज्ज्वल शब्द का अर्थ होता है पवित्र। जी, जी का अर्थ है यहाँ पर मन। जी का अर्थ है फतिक का मन या हृदय। फतिक का मन या हृदय होगा यहाँ पर जी का अर्थ। अक्षर, अक्षर का अर्थ होता है शब्द। अक्षर का अर्थ होता है शब्द। क्या होगा? शब्द। बनु, बनु का अर्थ है बन जाओ। विश्व की वाणी, वाणी। देखो यहाँ पर शब्द है वाणी, वाणी बै बकरी वाला है, लेकिन शुद्ध हम बनाएंगे तो ये बनेगा वाणी। अब वाणी हमारा तत्सम है और इसका तद्भव बन गया ये वाणी। इसके बाद में हम देखेंगे स्थिर यानी स्थिर रहना, पवित्र यानी शुद्ध, आनंद यानी आनंद, प्रवाहित यानी बहना, सदा, सदा यानी हमेशा, शांति, शांति यानी शांति, सुख यानी सुख। आहा, आहा का अर्थ होता है आहा अर्थात विस्मयादिबोधक शब्द है। आहा, यह देख करके उसके मन से आहा शब्द निकल रहा है, तो पीछे विस्मयादिबोधक अवयव चिन्ह लगा हुआ है। प्रेम का राज्य, प्रेम सुंदर। ये प्रेम जो चारों तरफ प्रेम, सुख, शांति, एकता, सद्भावना के भाव जो चारों तरफ बिखरे हुए हैं, अतिशय सुंदर है, बहुत ही अधिक सुंदर है। अतिशय का अर्थ होगा अत्यधिक। अतिशय का अर्थ क्या होगा? अत्यधिक। सुंदर है यानी बहुत ही मन को सुख देने वाले हैं। तो यहाँ पर कवि अपनी प्रेसी को विश्व के प्राकृतिक सौंदर्य के संदर्भ में पुनः एक बार समझा रहा है। एक बार पुनः वाचन करते हुए हम अनुवाद करेंगे। वन उपवन गिरि सानु कुंज में मेघ गरज पड़ते हैं, मेरा हाथ में प्रलय होता है, नयन नीर पड़ते हैं। पढ़ो लहर तट तरण तरु गिरि नभ किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई है मधुर कहानी विश्व विमोहनहारी। कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है ये प्रेम कहानी, जी में है अक्सर बन इसके बनो विश्व की वाणी। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुखकर है, आहा प्रेम का राज्य परम, अतिशय सुंदर, अतिशय सुंदर, अतिशय सुंदर है।
तो फतिक के माध्यम से कवि राम नरेश त्रिपाठी जी प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि फतिक अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए कह रखा है, हे प्रेयसी, जब मैं इस संसार में भारत के इस प्राकृतिक सौंदर्य को, सृष्टि के वातावरण को मैं देखता हूँ तो मेरे मन में अत्यधिक आनंद उत्पन्न होता है। मैं आत्मविभोर हो उठता हूँ, मैं अंदर ही अंदर में प्रसन्न हो उठता हूँ। मैं देखता हूँ कि यहाँ के वन, यहाँ के जो वन है, उपवन, जो जंगल है, यहाँ के जो बाग बगीचे हैं, यहाँ के गिरी जो पर्वत हैं, यहाँ के सानू पर्वतों के नीचे की जो समतल भूमि है, कुंज हैं, जो वृक्षों से लदे हुए बाग बगीचे, कुंज उपवन, लताएँ हैं, मेघ गरज पड़ते हैं, उन पर मेघ गरज पड़ते हैं, बादल बरसात करते हैं। अर्थात यहाँ के वन उपवन, नदी तालाब, गिरी पर्वत पर समय समय पर मेघ गरज पड़ते हैं। जो बादल है वो बरस पड़ते हैं। परिणाम स्वरूप बादलों के बरसने के बाद में जंगलों का, पेड़ पौधों का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो और अधिक निखर जाता है और अधिक सुंदर लगता है। मेरा आत्मा प्रलय होता है, नैन नीर पड़ते हैं। और जब मैं इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखता हूँ तो मेरा मन अंदर ही अंदर आलोड़ित होता है। मेरे मन में अंदर ही अंदर ऐसे अनोखे भाव उत्पन्न होते हैं, भावों का, विचारों का झंझावात उत्पन्न होता है कि मैं इतना भावुक हो जाता हूँ कि मेरे नैनों से नैन नीर जल पड़ते हैं, कि नैन रूपी नैनों से, मेरे आँखों से नीर, जो अश्रु रूपी जल है, अश्रुधारा है, वो बह निकलती है। फिर आगे कभी पुनः प्राकृतिक सौंदर्य पर आता है और कहता है, पढ़ो, हे मेरी प्यारी, हे मेरी कल्याणी, लहर, सागर की जो लहरें हैं, तट, सागर का जो किनारा है, तरण, यहाँ के जो घास फूस, यहाँ का जो तिनका तिनका है, तरु, यहाँ के जो वृक्ष है, यहाँ के गिरी, यहाँ के जो पहाड़ है, और यहाँ का जो आकाश और सूर्य की किरणें हैं, जलद पर प्यारी, हे मेरे, और बादल जो बरसात देते हैं, उनका तुम बहुत ही ध्यान से अवलोकन करो, उनकी भावानुभूति करो, उन्हें अंतर्मन से महसूस करो। अर्थात कभी अपने प्रेयसी को कह रहा है कि हे मेरी प्रियतमा, तुम यहाँ की लहरें, सागर, सागर का किनारा, सागर में उत्पन्न होने वाली लहरें, सूर्य, सूर्य की किरणें, वन उपवन, नदी तालाब, यहाँ के जंगल और बादलों के प्रेम की तुम अनुभूति करो, तुम भावानुभूत हो, उन्हें अनुभव करो। लिखी हुई ये मधुर कहानी विश्व विमोहनहारी, तो ये सब कुछ ऐसी प्रेम भरी एक कहानी लिखते हैं जो संपूर्ण विश्व को में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती है। संपूर्ण सृष्टि को, विश्व से कोई भी यहाँ पर आ जाता है तो वे उसके मन को मोह लेती है, आनंदित कर देती है। आगे यहाँ पर फतिक कहता है, कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है ये प्रेम कहानी। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य इतना सुंदर है, इतना मानव को अभिभूत कर देने वाला है कि प्राकृतिक सौंदर्य के प्रेम की जो कहानी है अति उज्जवल है, अति अद्भुत है। ऐसी प्रेम कहानी तो किसी व्यक्ति की भी नहीं हो सकती जितनी यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य की है। फिर आगे जो फतिक अपने मन की अभिलाषा है उसे व्यक्त करता है और मन की अभिलाषा को व्यक्त करते हुए कह रहा है, जी में है अक्सर वन, इसके बनूं विश्व की वाणी। और मेरे जी में यह आता है कि मैं अक्सर बन जाऊँ, कि मैं शब्द बन जाऊँ और इस प्राकृतिक सौंदर्य को अपने शब्दों के माध्यम से अक्सर बनकर, ऐसा प्राकृतिक सौंदर्य को अपने शब्दों के माध्यम से अक्सर बनकर, मैं वाणी बनकर, शब्द बनकर अपने शब्दों में मैं इसे व्यक्त करूं। आगे वह कहता है, स्थिर पवित्र आत्मा प्रवाहित सदा शांति सुकर है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य नहीं, यहाँ का जो वातावरण है, प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ जनमानस का जो वातावरण है वह भी स्थिर है। चारों तरफ एकता है, पवित्रता है, शांति है, सामाजिक सद्भावना है, सारे जो गुण हैं यहाँ पर हमें यहाँ की समाज में देखने को मिलते हैं। आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर है और है मेरी प्यारी कल्याणी। जब मैं इसे देखता हूँ तो आहा मुझे विस्मय होता है, मुझे ये अपने मन में ये इच्छा उत्पन्न होती है कि ये प्रेम पूर्ण सौंदर्य
जब मैं देखता हूँ, ये राज्य देखता हूँ, तो मैं मन ही मन में अभिभूत हो उठता हूँ, मैं मन ही मन आनंदित हो उठता हूँ। ये सब कुछ बहुत ही सुंदर है, जो मेरे मन को आनंदित कर देता है, मुझे भावुक कर देता है, भाव से भरे देता है। तो इस तरीके से फतिक जो है प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति आत्मविभोर हो उठता है, और आत्मविभोर होने के कारण, अतिशय भावुकता के कारण उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लग जाती है, और वह अपनी प्रेमिका को, अपनी प्रेयसी को भी इसी तरह आत्मविभोर होते हुए प्राकृतिक सौंदर्य की अभिव्यक्ति कर रहा है, उसे समझा रहा है। अब बच्चों, हमने इसकी व्याख्या की। अब मान लीजिए यही आपके व्याख्या आ जाती है, तो सप्रसंग, प्रसंग, व्याख्या और विशेष 4 बिंदुओं में आपको लिखना होता है। तो सप्रसंग में आप लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 में कवि रामनरेश त्रिपाठी द्वारा रचित फतिक शीर्षक कविता से लिया गया है। इसमें कवि प्राकृतिक सौंदर्य की अति सुंदर अभिव्यक्ति कर रहा है, और अपनी प्रेयसी को भी प्राकृतिक सौंदर्य को आत्मसात करने के लिए प्रेरित कर रहा है। फिर आप इसकी व्याख्या करेंगे। तो व्याख्या हमने एक बार अच्छी तरीके से समझ ली है, पुनः व्यवस्थित व्याख्यान में और समझा देती हूँ। तो आप लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में फतिक अपनी प्रेयसी को संबोधित करते हुए प्राकृतिक सौंदर्य को समझाते हुए कह रहा है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ चारों तरफ प्राकृतिक सौंदर्य, अतुलनीय प्राकृतिक संपदा बिखरी हुई पड़ी है, और जो भी इसे देखता है, चाहे वो भारतीय नागरिक हो चाहे विदेशी नागरिक हो, वह इसे देखकर आत्मविभोर हो उठता है, नैनों से नीर भर जाते हैं, उसके मन में अनुराग उत्पन्न हो उड़ता है। तो फतिक कहता है कि यहाँ के गिरी, वन, उपवन, कुंज, लताएं सब कुछ इतने सुंदर है कि समय समय पर बादल बरसते हैं और हरियाली से चारों तरफ प्राकृतिक वातावरण को सुंदर बना देते हैं। और हे मेरी कल्याणी, हे मेरी प्रेयसी, जब मैं इस अति सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य को देखता हूँ तो मेरे नैनों से निरंतर अश्रुधारा गिर पड़ती है, आंसू बहने लगे जाते हैं। यहाँ के चाहे सागर की लहरें लो, चाहे यहाँ के घास फूस तिनका तिनका ले लो, चाहे यहाँ के वन उपवन ले लो, चाहे पहाड़ ले लो, चाहे सूर्य की किरणें ले लो, चाहे यहाँ पर के बादल ले लो, सभी अति सुंदर है। और यह संपूर्ण विश्व के प्राकृतिक सौंदर्य से महत्वपूर्ण है। इतनी सुंदर प्राकृतिक संपदा, इतना सुंदर प्राकृतिक वातावरण, मन को मोह लेने वाला सौंदर्य, हे प्यारी कल्याणी, भारत के अतिरिक्त और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। आगे कवि अपनी हार्दिक अभिलाषा को, अपनी महत्वाकांक्षा को व्यक्त करते हुए कह रहा है कि मेरे मन में आता है कि मैं खुद शब्द बन जाऊं और शब्दों के माध्यम से इस प्राकृतिक सौंदर्य को अभिभूत करूं, इसे आत्मसात करूं, इसे शब्दों के माध्यम से व्यक्त करूं। और प्राकृतिक सौंदर्य नहीं, यहाँ का समाज, यहाँ का जनमानस भी इतना अच्छा है कि उनमें शांति, सुख, सद्भावना, पवित्र भाव, मनोभाव उनमें विद्यमान है, और आपस में वह प्रेम से रहते हैं। तो प्रेम पूर्ण वातावरण यहाँ पर जो देखने को मिलता है वो भारत के अतिरिक्त और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो फतिक अपनी प्रेयसी को संबोधित करते हुए अपने मनोभाव की अभिव्यक्ति कर रहा है। अब इसके बाद में हम लिखते हैं बच्चों विशेष। तो विशेष में आपको पता ही है कि हम रस, छंद, अलंकार, भाषा आदि सभी लिखते हैं। तो आप लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश की भाषा आधुनिक खड़ी बोली है, लेकिन इस भाषा शैली को हम सरल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बच्चों उज्ज्वल, अक्षर, तरु, तरण, नयन, नीर, पुंज सारे तत्सम शब्द है। तो आप लिखेंगे भाषा तो हालांकि आधुनिक खड़ी बोली है, लेकिन यहाँ पर कवि ने संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया है तथा अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश और प्रकृति का मानवीकरण किया है। तो प्रकृति के मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ आप लिखेंगे कि प्राकृतिक सौंदर्य प्रकृति का आलंबन रूप में देखने को मिल रहा है। फिर आप लिखेंगे फतिक प्रेयसी के माध्यम से प्राकृतिक सौंदर्य की अति सुंदर अभिव्यक्ति कर रहा है। तो बच्चों, आज की वीडियो कक्षा को देख करके आप चतुर्थ पद्यांश की सहप्रसंग व्याख्या करेंगे
और उसे हिंदी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे।